बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपको कहानी टोपी शुक्ला जो संचयन भाग 2 से है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, वो पढ़ाना शुरू किया है। और जिस पर मैंने इसके पहले भी 3 वीडियो अपलोड किया है और उम्मीद करती हूँ कि आप उसे देखे होंगे। बच्चों, कहानी बड़ी है, एक वीडियो में पूरा करना संभव नहीं है और अगर कर भी दी जाएगी तो वो आपके समझ में नहीं आएगी। इसलिए कहानी की व्याख्या करने के लिए कई वीडियो बन जाते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सारे वीडियो को देखा करें ताकि आपके कहानी का एक एक हिस्सा समझ में आ जाए। तो मैं इसके पहले के वीडियो के अंश को लेकर अपना ये वीडियो प्रारंभ करूँगी। तो मैं आपको बता दूं कि टोपी जो रहता है कक्षा 10 में पहुंचने के पहले 9 में कई बार फेल हो चुका था, जिसके कारण कक्षा 7 के विद्यार्थी भी उसके साथ पढ़ने लगते हैं और उसे कक्षा में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसके कोई दोस्त नहीं होते। वो अपने से आगे वाले कक्षा के बच्चों के साथ उठना बैठना और बोलना पसंद करता था। कक्षा में शिक्षकों द्वारा भी उसका अपमान किया जाता था, उसे तिरस्कृत नज़रों से देखा जाता था। वो अपने घर की तरह ही अपने विद्यालय में भी बिल्कुल अकेला हो गया था। तो मैं आपको उसी आगे के हिस्से की कहानी को अब पढ़ाऊँगी जो बहुत थोड़ा सा शेष बचा है, और साथ ही इसके प्रश्न उत्तरों को भी आपको कराऊंगी। तो आप तैयार हो जाइए टोपी शुक्ला के शेष भाग को पढ़ने के लिए। तो मैं प्रारंभ करती हूँ कहानी का शेष भाग। तो बच्चों, मैं आपको बता दूँ कि टोपी शुक्ला का अब क्लास में कोई दोस्त नहीं रह गया था। वो बिल्कुल अकेला हो गया था, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। घर में भी वो अकेला हो गया था और बाहर में भी वो अकेला हो गया था। उसी भावना को लेकर कहानी के आगे हिस्से को मैं आपको समझाती हूँ। वो अपने भरे पूरे घर की ही तरह अपने स्कूल में भी अकेला हो गया था। मास्टरों ने इसका नोटिस लेना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। कक्षा के अध्यापकों द्वारा उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता था। उन्हें ये लगने लगा कि इसका मन तो पढ़ाई में लगता नहीं है, सिर्फ ये साल बिताने के लिए कक्षा में आता और फिर रुक जाता है। तो अध्यापकों द्वारा उस पर ध्यान देना बिल्कुल ही छोड़ दिया गया था, बिल्कुल ही नहीं दिया जाता था। तो कोई सवाल किया जाता कभी कक्षा में और वो हाथ उठाता, जवाब देने की कोशिश करता, तो लोग उसे देखते नहीं, अध्यापक उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते। कोई सवाल किया जाता और जवाब देने के लिए वह भी हाथ उठाता तो कोई मास्टर उससे जवाब ना पूछता। उन्हें ये लगता कि इससे पूछने से क्या फ़ायदा, ये तो कई साल पुराना बच्चा है। परंतु जब उसका हाथ उठता ही रहा तो एक दिन अंग्रेजी साहित्य के मास्टर ने आखिरकार उससे कह ही दिया कि 3 बरस से यही किताब पढ़ रहे हो, तुम्हें तो सारे जवाब ज़बानी याद हो गए होंगे। इन लड़कों को अगले साल हाई स्कूल का इम्तहान देना है, तुमसे पार साल पूछ लूँगा। अब देखिए, नज़रअंदाज करने का ये तरीका देखिए कि उन्होंने कहा कि तुम तो 3 साल से यही किताब पढ़े हो तो तुम्हें तो याद ही होंगे, छोड़ो, तुम याद करते हो और इसी में रहोगे। इन बच्चों को पढ़ने दो, इनको अगले साल इम्तहान देना है, फिर पिछले साल तुमसे पूछेंगे। इस तरह कह के टोपी को शर्मिंदा किया जाता था। टोपी इतना शर्माया कि उसके काले रंग पर लाली दौड़ गई और जब तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े तो वह बिल्कुल मर गया। कहने का मतलब कि उससे कई साल पीछे के बच्चे जब उसकी कक्षा में साथ बैठते और उसे सवाल बोलने पर बोलने न दिया जाता, अध्यापकों द्वारा उसका तिरस्कार किया जाता, उसे बार बार ये कहा जाता कि तुम अगले साल उत्तर देना, बैठो अभी आराम करो, तो उसे लगने लगा कि वो जिंदा रहते हुए भी मरे के समान है।
जब वह पहली बार 9वीं में आया था तो वह इन्हीं बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चा था और कई साल एक ही कक्षा में रहने के कारण वह बिल्कुल बड़ा लगने लगा और बच्चों में तो उसे एक शर्मिंदगी महसूस होने लगी। फिर उसी दिन अब्दुल वहीद ने रिसेस में वह तीर मारा कि टोपी बिल्कुल बिलबिला उठा। वहीद क्लास का सबसे तेज़ लड़का था, मॉनिटर भी था और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह लाल तेल वाले डॉक्टर सरफुद्दीन का बेटा था। उसने कहा, बलभद्र, अबे तो हम लोगन में का घुसता है। अब वो बड़ा था, चूँकि बलभद्र यानी टोपी उम्र में और बच्चों से बड़ा था, तो डॉक्टर सरफुद्दीन का जो बेटा था उसने उसका मजाक बनाया और मजाक बनाते हुए कहा कि बलभद्र, अबे तुम हम लोग के बीच में क्या घुसता है, मतलब हम लोग के बीच में क्या खेलने आता, तुम तो बहुत बड़े हो। तो उसने इस तरह कह के अपमान किया कि अपने आगे वाले कक्षा से दोस्ती कर, एडथ वालन से दोस्ती कर, हम लोग तो निकल जाएंगे, बाकी तुम्हें तो उन्हीं सबन के साथ रह को हुई है। अब उसने कहा कि तुम पीछे आने वाले जो बच्चे हैं उनके साथ दोस्ती कर लो, क्योंकि हम लोग निकल जाएंगे तो तुम्हारे साथ फिर वो बैठेंगे। इस तरह कहकर टोपी को बार बार ये याद दिलाया जाता था कि तुम इस क्लास में बहुत दिनों से पढ़ रहे हो, बहुत साल तुमने बिता लिया, तुम्हारे साथ 7th वाले पढ़े, 8th वाले पढ़े, आगे आने वाला 8th क्लास पढ़ेगा। तो इस तरह कहकर उसे अपमानित किया जाता था। भरी कक्षा में बच्चे, अध्यापक सभी लोग करते थे। तो इस तरह कह के तुम फिर उन सबन के साथ रहो, उनके साथ खेलो, कह के अपमानित करते थे। यह बात टोपी के दिल के आर पार हो गई और उसने कसम खाई कि टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप, उसे पास होना है। ये हुआ दृढ़ निश्चयी होना। और दृढ़ निश्चयी का स्वरूप ये होता कि किसी भी परिस्थिति में हम रहेंगे, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो उसने भी वैसा ही सोचा, परंतु बीच में चुनाव आ गए। डॉक्टर भृगुनारायण नीले तेल वाले खड़े हो गए। अब जिस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा हो गया हो, उसमें कोई पढ़ लिख कैसे सकता है। फिर वही स्थिति बिगड़ती गई। उसने तो बड़ा दृढ़ निश्चय किया, लेकिन उसके पिता चुनाव में खड़े हो गए। घर का माहौल फिर गहमा-गहमी का बन गया और चारों ओर शोर शराबा होने लगा। अब स्थिति और ख़राब हो गई। वह तो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई तब घर में जरा सन्नाटा हुआ और उसके पिता भृगुनारायण नीले तेल वाले चुनाव नहीं जीत सके और घर में सन्नाटा छा गया। टोपी ने देखा कि इम्तहान सिर पर खड़ा हो गया है और उसी समय इम्तहान का समय आ गया, परीक्षा का समय आ गया। उसे लगा कि घर का सन्नाटा उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। चुपचाप पढ़ाई में जुट गया, परंतु ऐसे वातावरण में क्या कोई पढ़ सकता है, इसलिए उसका पास ही हो जाना बहुत था। और घर का माहौल जो था मायूसी का था, क्योंकि पिता चुनाव में जीत नहीं सके थे। लेकिन फिर भी उसने सोचा पास भी हो जाऊं तो बहुत अच्छा है, और अंत में उसने ये करके कोशिश की, इसलिए उसका पास हो जाना ही बहुत था। वाह, दादी बोली, भगवान नजरे बद से बचाए, रफ्तार अच्छी है, तीसरे बरस तीसरे दर्जे से पास तो हो गए। तब दादी ने उसे उसका मजाक उड़ाया और बोला, चलो भाई, वाह क्या खूब, किसी की नज़र न लग जाए तुम्हें, अच्छी रफ्तार है, 3 बरस में तुम 3rd क्लास में तीसरे दर्जे से पास हो गए, मतलब 3rd डिवीज़न में पास हो गए, बहुत बढ़िया कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, लगे रहो इसी तरह, कह के दादी ने भी उसका बिल्कुल ऐसे ही मजाक उड़ाया। इस तरह टोपी जो रहता है वो कुल मिलाकर इरफान के चले जाने पर पूरी तरीके से टूट गया था। उसे न इरफान जैसा कोई दोस्त मिला। उसकी ज़िंदगी में घर और परिवार दोनों जगह प्रेम की कमी थी। कक्षा में अध्यापकों द्वारा, विद्यार्थियों द्वारा, घर में दादी और माँ द्वारा इरफान चला गया था। नए कलेक्टर साहब से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती थी। तो इस तरह टोपी जो रहता है अपमानित होकर के किसी तरह 10वीं कक्षा को 3rd डिवीज़न में पास हो गया।
तो ये हो गई कहानी टोपी शुक्ला, जिसमें एक अपनेपन की भावना को राही मासूम रज़ा कथाकार जो हैं उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि उस अपनेपन को ढूंढने के लिए बच्चा जाति, बिरादरी, संप्रदाय सब कुछ भूल जाता है और उसे सिर्फ प्रेम अच्छा लगता है, अपनापन अच्छा लगता है। वो कहीं मिले, किसी जगह मिले, वो उसी का होके रह जाता है। तो टोपी भी इरफान के साथ इतनी गहरी दोस्ती की कि उसे लगा उसके जाने के बाद अब ज़िंदगी में कभी भी किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा कि जिसके पिता का तबादला हो। ये उसके दिल को लग गई थी बात। तो इस तरह कहानी जो टोपी शुक्ला थी वह एक कुछ ऐसे ही भावनाओं को लेकर दिखाई गई है जिसमें अपनेपन की भावना का वर्णन किया गया है, तलाश करता है और उसी तरह ज़िंदगी व्यतीत करता है। तो कहानी तो यहाँ आकर समाप्त हो गई और मुझे उम्मीद भी है कि आपको कहानी समझ में आ गई होगी। तो मैं अब बढ़ती हूँ कहानी के प्रश्नों की तरफ। तो बोध प्रश्न पर मैं आती हूँ, आप भी तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न है इसका, इरफान टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा किस तरह से है? अब इसका उत्तर में आपको उसकी दोस्ती का वर्णन करना होगा। इरफान और टोपी शुक्ला अत्यंत घनिष्ठ दोस्त थे। उनकी दोस्ती उस समय हुई जब वे चौथी कक्षा में पढ़ते थे। अलग अलग जाति और धर्म के होने के बाद भी उनमें जैसी मित्रता थी वह अपने आप में अनुकरणीय है, मानने योग्य है। उनकी मित्रता आदर्श के चरम को छू रही थी। वे एक दूसरे का दुख दर्द समझते हैं, एक दूसरे के प्रति उन्हें घनिष्ठ लगाव और अपनापन महसूस करते हैं। इरफान के पिता का जब तबादला हो गया, इरफान से बिछड़कर टोपी बिल्कुल उदास रहने लगा, उदास रहता था। उसी दिन ठान लेता है कि अब ऐसे किसी लड़के से दोस्ती ही नहीं करेगा जिसके पिता नौकरी करते हों और दोस्ती छोड़कर उसको अपने पिता के साथ जाना पड़े। तो इस तरह से देखा जाए तो इरफान टोपी शुक्ला कहानी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और बिना उसके कहानी पूरी नहीं हो सकती। अब मैं दूसरे प्रश्न की चर्चा करती हूँ। इरफान की दादी अपने पीहर क्यों जाना चाहती थी? तो मैंने आपको बता दूँ कि इरफान की दादी का विवाह तो मौलवी के घर हुआ था और वो थी एक ज़मींदार की बेटी। अपने मायके में रहने पर उन्हें अपनी मर्जी करने की आज़ादी थी। खूब आज़ादी से खाया पिया करती थी, दूध दही में नहाया करती थी। वहाँ उनके घर दूध दही की हंडियाँ आती थी, जी भर कर दूध दही खाती थी। लेकिन विवाह होने के बाद, छोटी उम्र में ही विवाह होने के बाद वो मौलविन के रूप में हो गई, ससुराल लखनऊ आ गई। तो उन्हें इन सब चीज़ों के लिए तरस जाना पड़ा। तो मायके जाने पर वो दूध दही की उन्हें फिर पुनः आज़ादी मिलती। लखनऊ में उन्हें हमेशा ही एक मौलविन बने रहना पड़ता था, इसलिए वे हमेशा अपने पीहर जाना चाहती थी। इरफान की दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूरी क्यों नहीं कर पाई? सीधी सी बात है, इरफान की दादी लखनऊ की थी और विवाह मौलवी के साथ हुआ था। मौलवी के घर में नाच गाना बजाना जलसा बहुत कम होता है। इस कारण जब बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा उनकी होते हुए भी वे उसे पूरी नहीं कर सकती, क्योंकि किसी मौलवी के घर ये सारी चीज़ें नहीं होती। इसका चौथा प्रश्न है, अम्मी शब्द पर टोपी के घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई? अब अम्मी कहते ही जो वहाँ पर खाने के टेबल पर बैठे लोग थे उनकी जो प्रतिक्रिया थी उसको इसे उत्तर के रूप में लिखना होगा। तो आप ऐसे लिखिए कि टोपी शुक्ला अपने मित्र इरफान के मुंह से अपनी माँ के लिए अम्मी शब्द सुनकर आया था। उसके घर में अम्मी कहने और सुनने की पर कोई आपत्ति तो थी नहीं।
और उसे अम्मी शब्द बहुत अच्छा लगा। एक दिन शाम जब खाने के टेबल पर सारे लोग बैठे हुए थे, अचानक टोपी के मुंह से अपनी माँ के लिए जब निकला कि अम्मी ज़रा बैगन का भुर्ता, इतना सुनते ही सभी के हाथ खाने के रुक गए, जो जहाँ थे वहीं रुक गए। सब लोग उसकी ओर देखने लगे कि यह नया शब्द कहाँ से सीख के आया। ये पूछा गया और साथ ही ये भी कहा गया कि तुम इरफान के घर न जाए, लेकिन वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं था, ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। चाहे कितनी भी पिटाई करो, उसे ये लगता था कि वो इरफान के बिना नहीं रह सकता। तो अम्मी शब्द पर उसके घर वालों की ये प्रतिक्रिया थी कि उसकी पिटाई हुई, लोगों को आश्चर्य हुआ, उसे मना किया गया कि वो अपने किसी मुसलमान दोस्त के यहाँ न जाए। इसका अगला प्रश्न है, 10 अक्टूबर सन 45 का दिन टोपी के जीवन में क्या महत्व रखता है? अब ये वही दिन था जिस दिन इरफान के पिता का तबादला हो गया था, ट्रांसफ़र हो गया था। उसी को उन्होंने एक यादगार दिन के रूप में माना है। तो टोपी के लिए वो बहुत बड़ा दिन हो गया। 10 अक्टूबर सन 45 का जो दिन था, टोपी की ज़िंदगी में इसलिए विशेष महत्व रखता था कि इसी दिन उसके सबसे प्रिय मित्र इरफान के पिता का तबादला मुरादाबाद हो गया और इरफान से अलग होकर वो वहाँ चला गया पिता के साथ। टोपी उससे अलग होकर विवश हो गया। अलग होने के लिए कोई उपाय नहीं था, वह बिल्कुल अकेला हो गया और इरफान के बिना वो उदास रहने लगा। तो उसके जीवन में 10 अक्टूबर सन 45 का जो दिन था, बहुत ख़ास था कि वो अपने जिगरी दोस्त से उसी दिन अलग हुआ था। इसका अगला प्रश्न है, टोपी ने इरफान से दादी बदलने की बात क्यों कही? तो चूँकि इसके उत्तर में उसी बालमन के स्वरूप को लिखना होगा कि टोपी को अपनी दादी सुभद्रा देवी तो अच्छी लगती नहीं थी, क्योंकि कभी वो प्यार करती ही नहीं थी, और इरफान की दादी से उसे इतना प्यार मिला था कि वो उनके बिना नहीं रह सकता था। तो इसके उत्तर में यही सारी चीज़ें डालनी होंगी। तो आप उसमें लिखिए कि टोपी की जो दादी नहीं चाहती थी कि टोपी जो है वो इरफान के घर जाए, नई बोली और भाषा सीखे। वे टोपी की भावनाओं की परवाह भी नहीं करती थी। टोपी को कोई अपनापन नहीं देती थी और टोपी को दादी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि कभी वो प्यार नहीं करती थी। इसके विपरीत जब वो इरफान के घर पहुंचता तो उसकी दादी उससे पूर्वी बोली में खूब प्यार देती, बोलती कि तेरी अम्मा क्या कर रही हैं। यहाँ से जब बात शुरू करती तो उनकी मिस्री की डली सी मीठी भाषा जो रहती, वो टोपी के दिल को छू जाती। उनसे प्यार पाता, तरह तरह की कहानियाँ सुनता, अपनेपन का भाव मिलता। तो जब वो अपनी दादी से डांट खाता है, दादी अम्मी बोलने पर उसकी माँ और दादी उसे बुरा भला कहती हैं, तो बहुत दुखी होता है और इरफान से सारे दिल का हाल बताता है। और उसी समय वो टोपी जो रहता है इरफान से कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दादी बदल लें, तोहरी दादी हमरे घर और हमारी दादी तोहरे घर। ये बात उसने उसी संदर्भ में कही। इसका अगला प्रश्न है, पूरे घर में इरफान को अपनी दादी से ही विशेष स्नेह क्यों था? तो दादी की बोली में जो मिठास थी वो उनके दिल में भी थी। आप इसी चीज़ को उसके उत्तर के साथ जोड़ेंगे। तो इसके उत्तर में आप लिखिए कि इरफान की दादी का जो स्वभाव था वो बहुत अच्छा था। वे इरफान को ही नहीं, उसके मित्र टोपी को भी बहुत प्यार करती थी। इरफान को तो कभी डांटती ही नहीं थी। वे इरफान को रात में बहराम डाकू, अनार परी, बारह बुर्ज, अमीर हमजा, गुल बकावली, हातिम ताई, पंचफुल्ला रानी की ढेर सारी कहानियाँ सुनाया करती थी। उसे अब्बू, अम्मी और बाजी से कभी कभार डांट फटकार मिलती थी,
परंतु दादी तो उसे भूल कर भी कभी नहीं डांटती डपटती। यही कारण है कि इरफान को उसकी दादी से विशेष स्नेह मिलता है, इसलिए वो दादी को घर में सबसे ज़्यादा प्यार करता है। इसका 8वां प्रश्न इस प्रकार है, इरफान की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली सा क्यों लगा? अब इरफान की दादी के देहांत के बाद का जो दृश्य है वो इसके उत्तर में समेट दिया जाएगा। तो इसके उत्तर में आप लिखिए कि इरफान की दादी के देहांत के बाद उसका घर बिल्कुल खाली लगने लगा। दादी की मृत्यु के बाद जब टोपी इरफान के घर पहुंचता है तो घर में तमाम लोग भरे पड़े थे, लेकिन उसे वो अपनापन किसी से नहीं मिलता। एकमात्र दादी ही थी जो उसका दुख दर्द समझती थी। जिस तरह टोपी को अपने घर में भी इतना अपनापन नहीं मिला होगा जितना कि इरफान की दादी से मिला। उनकी बोली भाषा के कारण वो बिल्कुल अलग थी अपने घर परिवार में, और टोपी दादी से कहानियाँ सुनता, उन्हें प्यार करता, उनको रोज़ाना उनसे मिलने जाता। टोपी और दादी की मुलाकात ने एक दूसरे का दुख समझने का अवसर मिला। दोनों के बीच में उम्र का, धर्म का और जाति का भेद था, लेकिन जो रिश्ता बना था वो अटूट था। अटूट बंधन में वो बंधे थे दादी और पोते के रूप में। तो टोपी को इरफान की दादी की मृत्यु की बात जब सुनी तो टोपी बहुत उदास हो गया। उसे लगा अब उसका मन कहीं नहीं लगेगा। उसे बड़े एकांत में बैठकर बहुत देर तक रोता रहा। अब मैं बढ़ती हूँ 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है, टोपी और इरफान की दादी अलग अलग मजहब और जाति के थे, पर एक अनजान अटूट रिश्ते से बंधे थे। इस कथन के आलोक में आप अपने विचार लिखिए। तो मैं आपको बता दूं कि टोपी जो था दो ब्राह्मण जाति का था और इरफान मुसलमान था। टोपी हिंदू था, इरफान मुसलमान था। दोनों अलग अलग मजहब और जाति के थे, लेकिन दोनों के बीच में प्रेम का, अपनेपन का अनजाने ही एक ऐसा अटूट रिश्ता बन गया था कि दोनों उससे इस तरह जुड़ गए थे। वास्तव में टोपी और इरफान की दादी प्यार के उस मजबूत और अटूट रिश्ते से जुड़े थे जिसके लिए उम्र, जाति, धर्म का बंधन कुछ भी नहीं होता। टोपी और दादी ने एक दूसरे के दुख को समझा, उन्हें एक दूसरे से अपनापन मिला। रिश्ते की एक ऐसी डोर जिसमें स्वार्थ का नाम और निशान नहीं था। टोपी दादी के पास जाकर अपने सारे दुख भूल जाता। दादी को भी टोपी के रूप में उसे समझने वाला कोई मिल जाता तो वो भी अपने हृदय की बात जो रहती उसे अच्छी तरह से कर सकता। तो इस तरह से अलग अलग मजहब और जाति के होते हुए भी वे एक अटूट रिश्ते में बंध गए थे। इसका 10वां प्रश्न है, टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया, बताइए। उसमें कई हिस्सों में उपभाग दिया कि क्या कारण हो सकते हैं। क दिया है, जहीन होने के बावजूद वे कक्षा में 2 बार फेल होने के क्या कारण थे। अब इसके जो उपभाग है इसके भी है कि जहीन था, दिमाग का तेज था, लेकिन क्या कारण था 2 बार फेल हुआ। तो लड़का तो टोपी एक जहीन लड़का तो था, ये निश्चित है, तेज दिमाग का था, पर उसके फेल होने के 2 कारण हो सकते हैं। एक तो सारे घर के सदस्य उससे अपना अपना काम करवाते थे, उसे पढ़ने का अवसर नहीं मिलता था। दूसरा ये भी हो सकता है कि उसे टाइफाइड हो गया जिसके कारण उसे पढ़ने न मिला हो। इसका अगला प्रश्न है, एक ही कक्षा में 2-2 बार बैठने से टोपी को किन भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आपको मैंने बताया ही ये कहानी बताते समय, जब एक ही कक्षा में 2-2 बार वो बैठता है तो पिछली कक्षा के बच्चे भी उसके साथ आ जाते हैं और जिसके कारण वो उनसे दोस्ती नहीं करते, बात नहीं करते। तो सीधे सीधे कई कठिनाइयों का सामना उसे करना पड़ा। उसके साथ पढ़ने वाले छात्र अगली कक्षा में चले जाते हैं
पिछली कक्षा वाले उसके साथ आ जाते हैं, जिनसे वो दोस्ती नहीं कर पाता, खुलकर बातचीत नहीं कर सकता। अध्यापक भी कक्षा में उसका मजाक उड़ाते थे, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था। प्रश्न के उत्तर देना चाहता तो भी उससे न पूछते, कहते पार्सल पूछ लेंगे, अगली बार इन बच्चों को इम्तहान देना है, इन्हें पढ़ने दो। तो इस तरह से कई बार उसे अपमानित होना पड़ता, अपमान महसूस होता। तो ये सारी बातें भी हो सकती हैं। इस तरह की भावनात्मक चुनौतियों का उसे सामना करना पड़ा। तीसरा जो इसका हिस्सा है, टोपी की भावनात्मक परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक बदलाव सुझाइए। मतलब आप क्या चाहते हैं, आपकी सोच क्या है। यद्यपि ये तो आपका होमवर्क होना चाहिए, लेकिन मैं संक्षिप्त सा इशारा नज़र डाल के आपको थोड़ा समझा देती हूँ कि ताकि आपको आसान हो जाए इसका उत्तर लिखना। तो टोपी की भावनात्मक परेशानियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा व्यवस्था की जो कुछ कमियां हैं वो बताना उचित है। मैं आपको बताना चाहूँगी, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ऐसा किसी अध्यापक की ओर से नहीं होना चाहिए। उसमें कुछ सुधार करना चाहिए ताकि बच्चों में एक आगे बढ़ने की प्रवृत्ति बने। छात्रों की प्रगति का आधार केवल वार्षिक परीक्षा को न बनाया जाए, ऐसा कहा गया कि तो आजकल की स्थिति को देखा जाए तो हमारे सीबीएसई ने भी ऐसा कर दिया है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र को 100 की जगह 80 नंबर का करके 20 नंबर उसको उसके कक्षा में रहने वाले तौर तरीके, कक्षा कार्य, गृह कार्य और जो एक्टिविटी आदि कराई जाती है, उन सब पर 20 नंबर रखे गए हैं। तो इससे भी बच्चों को अपनी परीक्षा पास करने में आसानी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। सिर्फ वार्षिक परीक्षा को आधार ना बनाया जाए, क्योंकि पूरे वर्ष बच्चा परिश्रम करता है, तो इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि परीक्षा साल में 3-4 बार कराई जाए और उसमें से कोई 2 मुख्य को ले लिया जाए। या ऐसा हो सकता है कि परीक्षा के को हिस्सों में बांट दे, पहले हिस्से की परीक्षा हो जाए तो वो आगे के हिस्से में ना आए, तो पार्ट वाइज करके। तो ऐसे बहुत से होंगे। आपको भी अगर कुछ सुझाव हो तो इसमें जोड़ सकते हैं कि कुछ सुझाव करके बच्चों की मदद की जा सकती है, कमज़ोर बच्चों को भी शिक्षा का अवसर दिया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें, इनमें कुछ और चीज़ें आप जोड़ करके भी लिख सकते हैं। तो आप इसको उसमें और जोड़िए कुछ चीज़ें। मैंने कुछ चीज़ें आपको हिंट्स के रूप में दिया है, और उसके साथ आप अगला भी अपनी रुचि की भी जो चीज़ें लगती हों कि बच्चों के हक में है, बच्चों को फ़ायदा करेगा, या जो आप एक छात्र होने के कारण जो आपको लगता हो, उसमें जोड़कर आप इसको बढ़ाकर इसके उत्तर को लिख सकते हैं। इस पाठ का ये आखिरी प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, जो मैं आपको समझाने चल रही हूँ। तो इसका प्रश्न है, इरफान की दादी के मायके का घर कस्टोडियन में क्यों चला गया। अब यहाँ पर एक प्रश्न आया है, कस्टोडियन शब्द आया है। कस्टोडियन का मतलब वास्तव में होता है जो जिसको सरकार जब्त कर ले। जैसे कि जब हम किसी देश को छोड़कर कहीं और चले जाएं, रहने लगें, और वो ज़मीन, वो जायदाद, मकान पड़ा रह जाए, लावारिस रहे कुछ दिनों तक, तो सरकार उस पर अपना कब्जा जमा लेती है, क्योंकि उसका मालिकाना हक किसी और को नहीं मिलता। तो इसी तरीके से इस प्रश्न में भी यही लिखा है, इरफान की दादी के मायके का घर जो था कस्टोडियन में क्यों चला गया। तो मैंने आपको बताया कि इरफान की दादी का जो ब्याह था बहुत छोटी उम्र में हो गया था, 9-10 वर्ष की अवस्था में ही, और उनका विवाह हुआ था लखनऊ के एक मौलवी के यहाँ। तो वे वहाँ सीधे लखनऊ चली आईं, जो कि
इरफान की दादी जो थी वो किसी पूर्वी स्थान के रहने वाली थी, तो उनकी बोली में पूर्वी की झलक आती थी और वहाँ से छोड़कर वो एक लखनऊ मौलवी के यहाँ ब्याह दी गई, वहाँ चली आई। देश का विभाजन हो चुका था, देश में विभाजन उस समय चल रहा था, तो विभाजन के समय लोग सुरक्षा की दृष्टि से कुछ लोग पाकिस्तान से भारत या अपने देश जाने के लिए, जहाँ उन्हें सुरक्षा मिलती है जान बचाने के लिए, सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग कर चले जाते थे। तो इसी तरह तब उनके मायके वाले अपना घर, ज़मीन, जायदाद सब छोड़कर जा कर के चले जाते हैं, पाकिस्तान जा बसे। परिवार के सभी सदस्य के चले जाने पे उनका जो घर था वो बिल्कुल लावारिस पड़ा था, कोई उसका हकदार नहीं था और सरकारी तौर पर उस पर हक जमा लिया गया, तो वो कस्टोडियन में चला गया, उस पर किसी का मालिकाना हक नहीं दिया जा रहा था। तो इस तरह से इरफान की दादी के मायके का घर पाकिस्तान, सारे लोगों के बंटवारे के बाद जो कुछ लोग थे हिंदुस्तान, कुछ पाकिस्तान चले गए, अलग थलग हो गए, घर खाली पड़ा रहा, तो वो कस्टोडियन में चला गया, उस पर हक सरकार ने जमा लिया, तो इसलिए वो मकान भी चला गया। तो इस तरह से मैंने आपको इस पाठ के सारे प्रश्नों को समझाया है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तो इसी के साथ ये पाठ पूर्ण हुआ, इसके सारे प्रश्न मैंने आपको करा दिए। अब मैं आपको किसी नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में फिर मिलूँगी। तब तक आप इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर लिखें। मिलती हूँ अगले वीडियो में।